हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक और एमसीक्यू सीरीज के अंदर। एक और हम आज एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर है, क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली में मैंने 1 मार्क में ले लिया क्योंकि वो सिंपल लगता है, इसलिए सिंपल है नहीं वो क्वेश्चन, ट्रिक है छोटी सी इसके अंदर। तो जरा मेरे को अब ये बताइए, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या निकालना है आपको? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। Durable use of product goods with a life of 10 years, 10 lakhs. Single use producer goods, 5 lakh. Sales, 20 lakh. Unsold output produced during the year 2. Taxes on production 1. तो मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करें और मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। आई गिव यू 2 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर और देखेंगे क्या आ रहा है इसका नेट वैल्यू एडेड जो भी इसका है। जरा देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया निकालने के लिए, एक बार जरा मैं फिर से देखूंगा। क्वेश्चन में बोला गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको हम, अगर मैं लॉजिकली बात करूं, एनडीपी एट एफसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से हमने सीखा है हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी, सिंपल। और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सेल्स कितनी दे रखी है, 20 लाख। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, 2 कहां से आया, अनसोल्ड स्टॉक जो है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 5 सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो आपको जो जीडीपी एट एमपी आ गया वो आपका आ गया 17 लैक्स। ठीक है, बट आपको क्या निकालना है बच्चों, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर ये बोलो आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी में ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस टैक्सेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 17 लैक्स। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला आपने, 10 लाख की मशीन 10 साल तक चलेगी तो मतलब हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा। बिल्कुल सही आपने गेस किया था इसका आंसर। ठीक है, और टैक्सेस 1 लाख के तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ₹15 लैक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बहुत ही आराम से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस है ना वो सारे हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। वैल्यू बेस्ड आपकी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा। और इसके अंदर कुछ आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो चैलेंज होंगे, क्योंकि हमने को कुछ चीजें इसके अंदर देखनी पड़ेंगी जो आप शायद पहली बार देखो या आपको पहली बार पढ़ता ही जाएंगी। शायद आपने पहली बार पढ़ भी रखा हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और हमारे पास है वो 16 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम 16 क्वेश्चंस या 16 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। गिविंग रीजंस स्टेट हाउ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड। ध्यान रखना, ट्रीट की बात हो रही है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, इंक्लूड करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, वो सब आपको बताना पड़ेगा रीजंस के साथ। ठीक है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ध्यान रखना, नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर्स। तो बताइए, जब कोई बैंक अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करता है तो क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आता हुआ मेरे पास, इसका आंसर है यस, बिल्कुल इंक्लूड होगा। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि रीजन ये है कि कमर्शियल बैंक ने जो पैसा यूज किया है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया है, इसलिए इस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। बिल्कुल सही आंसर। अब जरा बताओ सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, तो बताइए मुझे
ये नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट किया जाएगा, और इसके रीजन भी साथ साथ लिख दे तो मेरे को फिर अच्छा लगेगा। रीजन बताइए मेरे को इसके साथ साथ। बिल्कुल सही आंसर आता है मेरे पास, ये ट्रांसफर पेमेंट है इसलिए ये नहीं आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के एंगल से आपको बताना आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर आया। इसका जो मेन कोर आंसर है, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार डिस्कस, तो मैंने आज इसको फिर से ले लिया है। एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल, इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन, तो बताइए ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में या फिर नहीं होगा? विद रीजन बताइएगा मुझे इसको आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही। अच्छा मेरे को बताइए, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशनल सर्विसेज, फ्री एजुकेशनल सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, क्या ये आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? मुझे इसके आंसर मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके चलो इसको मैं डायग्राम के संग रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप मेरे को बताइएगा कि आपका आंसर बदला या नहीं बदला। कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये हैं बच्चे, ठीक है। हमको यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपको एजुकेशन फ्री में मिल रही है, आपको एजुकेशन फ्री में मिल रही है, लेकिन टीचर का आपको पैसे दे रहा है या मुझे पैसे दे रहा है आपको पढ़ाने के लिए? बताओ जरा मेरे को। फ्री में एजुकेशन आपको मिल रही है, लेकिन आपको पैसे दिए जा रहे हैं क्या फ्री में? ये किसी और को पैसे दिए जा रहे हैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए? बताइए जरा मुझे इसका आंसर। तो यहां पर आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट का खर्चा पूरा सर्विसेज ली जा रही है टीचर्स की। ये चीज समझ रहे हो आप? पूरी सर्विसेज ली जा रही हैं, उसके बदले में पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं? आपको फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन इसके बदले में आप पे नहीं कर रहे हो, लेकिन टीचर सर्विसेज अपनी पूरी दे रही हैं। आप ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो यस, it will be included in national income because it is a government final expenditure। ये चीज समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप बोलोगे सर ऊपर भी तो पेंशन दी जा रही थी, बट बेटा यहां पर गवर्नमेंट सीधा बूढ़े लोगों को पेंशन दे रही है, सीधा बूढ़े लोगों को पेंशन दे रही है। पैसा इनके हाथ में आ रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा। आप टीचर को पैसा दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहां पर सीधा पेमेंट हो रहा है उनको। तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, बट ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो ऐसे लॉजिक्स क्लियर करने हैं हमको प्रॉपरली। कोई चीज लगती है बट एक्चुअल में वो चीज होनी भी तो चाहिए। चलो अब बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ मशीन इंस्टॉल्ड इन अ प्रोडक्शन यूनिट। हमने एक मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉल कराया एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, तो बताइए मेरे को ये नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करी जाएगी? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर वो है यस, it will be included in while estimating national income because it is an final investment expenditure। final आप कहते हो तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके अंदर आपने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक्चुअल में ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की यहां पर बात हो रही है। ये चीज क्लियर हो गया? ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां पर कोई मशीन का डीलर प्रोडक्ट वो मशीन को नहीं खरीद रहा है। यहां पर एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मशीन लगाई जा रही है, जिससे वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, वो उसको फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज करेंगे। Therefore, it will be included in national income। ये चीज क्लियर हो गया? बिल्कुल सही आंसर। ओके, अच्छा मेरे को ये वाला बताइए, ये 6th वाला अच्छा है, इसका एक्सप्लेनेशन जानना है मेरे को आपसे। प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया।
प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक इंडिया बाहर का कोई बैंक है, अमेरिकन बैंक मान के चलो, ठीक है, या स्विस बैंक का एक ब्रांच इंडिया में है, तो बताइए नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते समय उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो तो ट्रीट करने की बात हो रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन था हमारा, प्रॉफिट अर्नड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। बाहर की कोई विदेशी बैंक की कोई ब्रांच है वो इंडिया में प्रॉफिट कमा रही है, उसको इंडियन नेशनल इनकम में कैलकुलेट और कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम as a negative component because it will be treated as what, factor income to abroad। ये चीज समझ में आ रही है, ये नेगेटिव कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा while estimating national income because it is a factor income to abroad। तो ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय माइनस करी जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? यहाँ पे देखो वर्ड जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, how it will be treated, क्या करेंगे इसके साथ, इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे? तो सबका आंसर है यस नो, बट इसका जो करेक्ट ट्रीटमेंट है, इट विल बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बिकॉज इट इज एन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, मैं किस सेंस में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर अमेरिका की कोई एम्बेसी है, वहां पे हम जैसा कोई इंसान काम करता है, इंडियन काम करता है, उसको सैलरी मिल रही है। तो बताइए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते समय क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बताओ इसका आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम as a positive component because it is a factor income from abroad। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हो, yes it will be added while estimating national income because it is a factor income to abroad। ये चीज क्लियर हो गया, क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी में आप पैसा कमाते हो, जो कोई इंडियन पर्सन अमेरिकन एम्बेसी में पैसा कमाएगा, तो ये माना जाता है वो बाहर से पैसा कमा के ला रहा है, मतलब वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मानी जाती है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय उसको ऐड किया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटिंग। आपके घर के पास स्ट्रीट लाइट खराब हो गई थी, गवर्नमेंट ने उसको सही करवा के नई स्ट्रीट लाइट लगवा दी, या रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवा रही है, तो बताइए ये एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, इट विल बी इंक्लूडेड while estimating national income। why so? because it is a government final consumption expenditure। ये चीज क्लियर हो गया। आपके घर के बाहर कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, आपके घर के बाहर की रोड की स्ट्रीट लाइट खराब, उसको बदल के नहीं लगवा दी गई, तो यार यहाँ पर आपको पेमेंट थोड़ी ना हुआ। यहाँ पर किसी भैया आप किसी से लोहा खरीदा है, किसी से लाइट खरीदी है, उनको बकायदा फाइनल पेमेंट कराया, उसको इंस्टॉल कराने के लिए किसी वर्कर को पेमेंट किया है, तो ये एक फाइनल एक्सपेंडिचर है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो इट इज ए गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ गुड क्वेश्चन, सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस। बताइए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? आपने एक पुराना घर बेचा है, तो बताइए ये चीज इंक्लूड की जानी चाहिए या फिर नहीं? तो चलिए डिस्कस कर लेते इसका आंसर भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। व्हाई सो? बिकॉज इट इज एन सेकेंड हैंड आइटम। और हमने नेशनल इनकम में क्या पढ़ा है प्रिकॉशंस में? सेकेंड हैंड आइटम्स की सेल परचेज को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो पहली बार ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? लेकिन उस पर जो कमीशन होता है ना ब्रोकरेज का, वो इंक्लूड होगा, हर बार इंक्लूड होगा, क्योंकि फ्रेश सर्विस दी गई है। लेकिन कोई भी पुरानी चीज आप खरीदते हो या कोई पुरानी चीज आप बेचते हो, तो उस पर हुई इनकम या उस पर किया गया एक्सपेंडिचर
is never included while estimating national income. I hope ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो मेन कीवर्ड था वो था ओल्ड हाउस। ये चीज क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 और भी सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने क्लास में जो क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। ओल्ड हाउस का मतलब है पहले खरीदा बेचा जा चुका है, ठीक है, फर्स्ट हैंड नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल, एक इंसान ने, मतलब हमारे जैसे, आपने जैसे किसी इंसान ने बैंक को लोन पे इंटरेस्ट दिया, बैंक से लोन लिया था, बदले में उसको इंटरेस्ट दिया, क्यों? क्योंकि उसने कार खरीदी थी। तो बताइए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? फिर मैं इसका सीबीएसई का आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। और सीबीएसई क्या बोलता है? ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सीबीएसई बोलता है ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज द लोन वॉज टेकन फॉर पर्सनल कंजम्पशन पर्पस। उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, इसलिए उस पर दिया गया इंटरेस्ट भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ये सीबीएसई एक्सप्लेनेशन है। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड while estimating national income because it is assumed that the loan was taken for personal consumption purpose rather than value addition. Therefore, interest paid on such loan will not be included while estimating national income. मैं सीरियसली बोलूं, मैंने स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन को कराने के लिए आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिससे सारे इफ एंड बट हमारे क्लियर हो जाए। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो ये सीबीएसई एक्सप्लेनेशन है। और जब भी सीबीएसई देखती है, जब भी सीबीएसई को कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो वो हमेशा यही एज्यूम करते हैं ये पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया लोन है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। तो जब तक कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपको चीज समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन मैंने किया था। तो देखो इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 14 पर सीधा जंप कर रहा हूं। देखो वहां पे भी क्या लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए लोन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने लोन लिया है फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। आप अपने मालिक से जहां पर आप काम करते हो वहां पर अपने जो बॉसेस हैं, जो एम्प्लॉयर, आपने उनसे लोन लिया है, उस पर जब इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो सीबीएसई बोलता है ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने पर्सनल कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया है, देयरफॉर वी विल नॉट इंक्लूड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ध्यान रखना, यही चीज मैंने आपको बोला भी था कि ये चीज आपको रटने वाला टॉपिक है, कि बस आपको ये रटना पड़ेगा जबरदस्ती के लिए कि जब कोई इंडिविजुअल किसी को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो ये हमेशा एज्यूम किया जाएगा अनलेस एंड अदर स्पेसिफाइड द क्वेश्चन कि वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको बस ये एज्यूम करना पड़ेगा ये पर्सनल पर्पस के लिए, देयरफॉर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। इस चीज के लिए मैंने आपको करवाया। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय अ फार्मर। खेती बाड़ी कर रहे थे फार्मर जी, हमारे किसान भाई, फर्टिलाइजर पे खर्चा किया है, बताइए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर वो है नो, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। फार्मर जो पूरा हार्वेस्ट निकालेगा फिर उसको बेचेगा तो उसके अंदर ऑलरेडी इसकी वैल्यू वो इंक्लूड करके बेचेगा। ये चीज समझ में आ रही हो? तो इट इज एन intermediate expenditure, therefore it will not be included while estimating national income। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर। ध्यान रखना, ट्रैक्टर खरीदा उसने, फार्मर ने, बताइए इंक्लूड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही आंसर आता है मेरे पास। इसका करेक्ट आंसर यस, इट विल बी इंक्लूडेड while estimating national income because it is a final investment expenditure या कैपिटल गुड पे एक्सपेंडिचर किया तो इट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म। बोनस दिया एम्प्लॉयज को एक फर्म ने, बताइए ये चीज इंक्लूड करी जानी चाहिए या नहीं करी जानी चाहिए? तो इसके भी मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, इट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट?
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आपको बोनस, कोई भी आपको एम्प्लॉयर जो होता है वो ऐसे नहीं लेता बेटा ले जा पैसे जो मन में है वो करियो, आपने काम किया, आपकी सर्विसेज के बदले में ही आपको बोनस दिया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, इट विल बी इंक्लूडेड बाय एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो पढ़िए, फेस्टिवल गिफ्ट बाय एन एम्प्लॉय, फेस्टिवल गिफ्ट दिया, तीज त्योहार पर गिफ्ट दिया है उसने, तो बताइए ये चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? फेस्टिवल गिफ्ट है, वो आता ना सोन पापड़ी का डब्बा, उसकी बात हो रही है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे सबके, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बाय एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। और ऊपर वाले का सबका सही आंसर था, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी गई हैं, ये कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट है, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रेंट फ्री हाउस फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, रेंट फ्री हाउस फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, तो बताइए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? आप किसी बाहर शहर में नौकरी करने गए हो, ठीक है, मालिक ने बोला बेटा तू कहां रहेगा, एक काम का जो बंगला है उसी में रह लो, ऑफिस का जो बंगला है उसी में रह लो, मजे करो, तो बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास, इसका करेक्ट आंसर है यस, इट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय पेमेंट इन काइंड। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सबके, एक ही सुर में सबके सही आंसर आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हुए आज, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो टिल देन पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम्स पास आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।